हैं वो रिपोर्ट जो छिंदवाड़ा से मुताल्लिक है, उससे संबंध रखती है। लेकिन क्या है ये पूरी कहानी जिस पर आज हम बहस करने जा रहे हैं आज का मुद्दा में, उसके लिए रिपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल के मतदान से पहले तक एमपी ही नहीं बल्कि देश में भी यदि सबसे ज्यादा किसी सीट की चर्चा थी तो वो छिंदवाड़ा थी। और अब जबकि मतगणना को एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है, पिछले 45 सालों से कमलनाथ का अजय गढ़ रहा छिंदवाड़ा फिर चर्चा में है। 4 जून को यहाँ बीजेपी का कमल खिलेगा या एक बार फिर कांग्रेस के कमल यहाँ मुस्कुराएंगे, ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा अखाड़ा छिंदवाड़ा में नाथ परिवार बनाम बीजेपी की लड़ाई, मोदी मैजिक बनाम छिंदवाड़ा मॉडल के बीच मुकाबला। कमलनाथ को घेरने में बीजेपी ने कसर नहीं छोड़ी। अमित शाह, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर ने संभाला मोर्चा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा पर रखा पूरा फोकस। कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से छिन्न भिन्न हुआ। दीपक सक्सेना समेत कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से अपने रिश्ते को बनाया मुद्दा। कमलनाथ पूरे चुनाव में इमोशनल कार्ड खेलते रहे। चुनाव के पहले ज्यादातर राजनीतिक जानकारों का मानना था कि बीजेपी यहां से कोई बड़ा चेहरा उतार सकती है, लेकिन बीजेपी ने स्थानीय प्रत्याशी बंटी साहू को तरजीह दी। चुनाव में घमासान भी जोरदार रहा और शिकवा शिकायतों के बीच कमलनाथ के घर तक पुलिस भी पहुंची। इधर अब नतीजों को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस यहां पूरे दम से अपने इस किले को कायम रखने की भविष्यवाणी कर रही है, तो वहीं बीजेपी छिंदवाड़ा में नया इतिहास रचने की बात कह रही है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में प्रधानमंत्री को छिंदवाड़ा नहीं ले गई, 2019 में प्रधानमंत्री को छिंदवाड़ा नहीं ले गई, 2024 में भी प्रधानमंत्री छिंदवाड़ा के बगल तक आए, छिंदवाड़ा नहीं गए, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ये जाहिर करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। उन्हें पहले से मालूम था। एक दौरा प्रधानमंत्री ने नहीं किया छिंदवाड़ा का, क्योंकि उन्हें मालूम था कि छिंदवाड़ा का परिणाम क्या आने वाला है। 4 जून को 29 की 29 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतेगी। एक बात जो मैं कहता हूं उसको लॉक करके रखिएगा। सर्वाधिक वोट प्रतिशत, पिछले बार 58% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इस बार हम इससे बढ़कर लगभग 65% से ज़्यादा ही जनाधार भाजपा प्राप्त करेगी। इन चुनावों में जहां कम मतदान चिंता का विषय बना रहा, तो वहीं छिंदवाड़ा में हुआ 79.83% मतदान बताता है कि यहां के मतदाता के मन में कुछ तो है, और ये कुछ बीजेपी को फायदा पहुंचाता है या कांग्रेस को, ये 4 जून को तय हो जाएगा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा है सबसे बड़ा अखाड़ा छिंदवाड़ा। जी हाँ, छिंदवाड़ा, वही छिंदवाड़ा जिसने इस चुनाव में सबसे ज़्यादा मीडिया में सुर्खियां बनाई, बड़ी चर्चा रही। चर्चा तो इतनी आगे तक निकल गई थी, हालांकि वो अफवाह साबित हुई, लेकिन उस अफवाह की चिंगारियां भी कुछ कहानी तो कह रही थी। अफवाह ये उड़ी कि कमलनाथ जी भी बीजेपी का हिस्सा होने जा रहे हैं। ये मूवमेंट चलता रहा, लेकिन बाद में कमलनाथ जी ने खुद ही इसका खंडन किया। बहरहाल सबसे पहले वो देखिए सुलगते हुए सवाल बंसल न्यूज़ के, जिन पर आज हम डिबेट करेंगे। क्या 24 के रण में छिंदवाड़ा का दंगल बीजेपी के लिए मंगल साबित होगा? क्योंकि ये मंगल बीजेपी के लिए बहुत कुछ मंगल करेगा, या फिर कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बचाएगी? सवाल नंबर 2, क्या नाथ परिवार का इमोशनल कार्ड छिंदवाड़ा का अखाड़ा बचा पाएगा? और सवाल नंबर 3, छिंदवाड़ा में बीजेपी का एग्रेशन काम करेगा या नाथ का कनेक्शन काम करेगा? वाकई ये राजनीति की बड़ी चुनौतियां हैं और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में शैलेंद्र सिंह राजपूत, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। बहुत स्वागत करता हूं शैलेंद्र जी आपका। उनके साथ हैं सौम्य, सरल और राजनीतिक विश्लेषण की पैनी धार रखने वाले शैलेंद्र पटेल जी। बहुत स्वागत करता हूं और निगाह रखिएगा इनके व्यक्तित्व पर। ये ऐसे राजनेता हैं जिनको इनके क्षेत्र को भी संजोना चाहिए
और बीजेपी और कांग्रेस को, मैंने बीजेपी पहले कहा है, बीजेपी को भी संजोना चाहिए, लेकिन उस तरह नहीं कि जैसे संजो के ले आए हैं विपक्ष के एक सम्मानित सदस्य के तौर पर। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आजकल दूरदर्शन होते हैं उनके, निकट दर्शन भी हम आपको जल्दी कराएंगे। बहुत स्वागत करता हूं दुर्गेश जी आपका भी। और साथ ही पंकज खरे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं। अब जब उल्टी गिनती काउंटडाउन की शुरू हो गई है और आप ये समझें कि कुल जमा अब 7-8 दिन हमारे पास हैं या 1 सप्ताह है, छिंदवाड़ा का अखाड़ा क्या कह रहा है सर? सारी चीजों का खुलासा किया है जी। छिंदवाड़ा एक बहुत ही डाइवर्स और डेमोग्राफिक सीट है और हाई प्रोफाइल सीट भी है कमलनाथ जी के कारण। लेकिन अगर आप देखें कि इस बार इसमें कोई दो मत नहीं है, बीजेपी ने जो जोर लगाया है ये छिंदवाड़ा के इतिहास में शायद पहली बार होगा। थोड़ा और भी जोर था लेकिन वो 97 के उपचुनाव में था। इस बार उससे भी बढ़कर बीजेपी ने काफी जोर लगाया। जो चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय राजनीति के, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी भी आए, उन्होंने रोड शो किया अंतिम क्षणों में, रात्रि विश्राम किया, रणनीति बनाई, रणनीति पे काम करने के लिए निर्देश दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी ने ताबड़तोड़ 7-8 बार दौरा किया, बराबर वो पैनी नजर रखे रहे और कई सभाएं भी ली उन्होंने। इसके अलावा जो फेमस है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है, कैलाश विजयवर्गीय जी अपने आक्रामक तेवर के लिए, वो भी क्लस्टर प्रभारी होने के नाते, पर प्रमुख रूप से उन्होंने छिंदवाड़ा को ही फोकस किया। तो बीजेपी की तरफ से तो इस बार पंकज जी एक अहम सवाल के साथ में संक्षेप में आपकी तरफ आ रहा हूं। जैसा आपने नकुलनाथ जी का नाम नहीं लिया, आपने नाम लिया कमलनाथ जी का, यानी व्यक्तित्व और कद्दावर, सही बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने किसी और परिप्रेक्ष्य में, हम भी यही कहते, अगर बंटी साहू की जगह शिवराज सिंह चौहान होते, कैलाश विजयवर्गीय होते, प्रहलाद पटेल होते, आज ये 3 ना भी होते, चौधरी चंद्रभान सिंह होते, तो क्या मंजर कुछ बदलता? इन 3 से तो काफी बदलता, लेकिन चौधरी चंद्रभान जी जैसे कैंडिडेट भी होते तो क्या मंजर बदलता? सर देखिए, इस पर बहुत कुछ कह पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस समय जो वोटर है और परसेप्शन है वोटर का, वो बहुत साइलेंट बना हुआ है। कारण है कि कोई गोल पोस्ट, एक तो पहला प्रथम चरण था तो कोई ट्रेंड सेट नहीं हो पाया, गोल पोस्ट सेट नहीं हो पाया था और सब पार्टियों, दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी तरीके से किया और वो शिफ्ट होता रहा गोल पोस्ट। लेकिन कमलनाथ जी बराबर लगे रहे, जैसा आपने कहा कि चुना उन्होंने। मैं लौटता हूं। पंकज जी छिंदवाड़ा से हमारे साथ हैं और सुदीर्घ उनका राजनीतिक विश्लेषण और पठन पाठन का उनका इतिहास है। शैलेंद्र जी, जिस सवाल का उत्तर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि, मैं ये नहीं कहूँगा कि डिप्लोमेटिक हो गए पंकज जी, लेकिन हाँ कई बार उत्तर बहुत स्पष्ट न देने का एक ये भी, आपको क्या लगता है अगर शिवराज जी होते, कैलाश जी होते, प्रहलाद पटेल जी होते, क्योंकि बंटी साहू 3-4 महीने बाद ही फिर रिपीट हुए हैं, जनता ने पहले भी देखा है और अब फिर देखा है, जबकि पहले कमलनाथ लड़े विधानसभा में चुनाव इन्हीं बंटी साहू के सामने, अब नकुलनाथ जी के सामने फिर बंटी साहू है। कुछ इसका असर आप देखते हैं क्या? बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि अगर बंटी साहू की जगह कोई और होता तो क्या असर होता, तो निश्चित रूप से असर होता है। क्योंकि देखिए, ये व्यक्तित्व की लड़ाई भी है छिंदवाड़ा में, आप एक तरह से देखते हैं तो, क्योंकि कमलनाथ ने बहुत चतुराई से अपने ऊपर फोकस कर लिया पूरा चुनाव और उससे, उस फोकस से वो हटा नहीं पाई। बीजेपी ने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो ले दे के कमलनाथ के आसपास ही चीज़ें घूमती रहीं और निश्चित रूप से बीजेपी अगर सही लड़ाई लड़ती तो उसको कमलनाथ से इतर चुनाव को ले जाना था। उन्होंने बंटी साहू को भी अगर फोकस किया तो ऐसे किया कि छिंदवाड़ा का बेटा, मतलब लोकल वर्सेस बाहरी का मुद्दा छेड़ा, लेकिन अब वो इतने 45 साल बाद ये मुद्दा वहाँ काम किया नहीं। दूसरा अमीरी गरीबी का मुद्दा छोड़ा कि हेलीकॉप्टर वाले बाबा या पंखा वाले बाबा, तो ये भी मुद्दा काम नहीं किया। तो इस मायने में तो बीजेपी सफल नहीं रही। हाँ, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने संगठन में छिन्न भिन्न किया कांग्रेस का और बड़े बड़े नेता जो माने जाते हैं स्थानीय स्तर पर वो बीजेपी में आए, तो उसका असर जरूर देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए 2019 में जब 1-1.5% वोट का अंतर है और दीपक सक्सेना हो, चाहे कमलेश शाह हो, चाहे गंभीर सिंह हो, चाहे पांडुरना से एक नेता है वो हो, तो 1% वोट या 1.5% वोट लाना उनके लिए
आसान तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बिल्कुल, गुंजाइश बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। बनती है, तो ये फैक्टर भी बड़ा बिल्कुल शैलेंद्र जी, काम और मैं करेगा। इसको इस तरह से भी देखता हूं कि अमेठी में जब आपको राहुल गांधी को 2019 में टक्कर देनी होती है तो स्मृति ईरानी आती है। वेल नोन फेस है, एक ऐसा चेहरा है जो क्राउड पुल करती हैं, खींचती हैं भीड़ को अपनी तरफ। रणनीति बनती है, चूंकि एक कद्दावर नेता है, बड़ी नेता है बीजेपी की, युवा लीडर है, प्रॉमिसिंग है, लगभग राहुल गांधी से छोटी हो सकती हैं कुछ, लेकिन ज़्यादा अंतर उम्र का नहीं है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में दलील देने वाले कहेंगे कि बीते चुनाव में गुना में क्या हुआ था, केपी यादव क्या बहुत नामचीन कैंडिडेट थे, वहाँ कास्ट इक्वेशन मैटर करता था, और लंबे समय तक जो कुछ चीज़ें होती हैं शायद वो भी एक कारण हो, लेकिन कास्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। बहरहाल मैं एक रिएक्शन लूँगा दुर्गेश केशवानी जी का। दुर्गेश जी, रजनीश जी दावा कर रहे थे प्रदेश मंत्री बीजेपी के कि 58% वोट थे हमारे, और बहुत उन्होंने खम ठोक कर ये बात कही है, यानी बड़े कॉन्फिडेंट हैं वो। उनका कहना 58 से बढ़कर 65% के आसपास बीजेपी का वोट इस चुनाव में होगा। तो इसका मतलब भी साफ है कि 29 की 29 का दावा है बीजेपी का। जी देखिए शरद जी, हम भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 को लेकर आगे काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश में हम मिशन 29 को लेकर आगे बढ़ रहे थे, और देश में हम अब की बार 400 पार को लेकर आगे। कारण ये है शरद जी कि हम जो वोट हमने जो विधानसभा चुनाव थे उसमें कांग्रेस का प्रदेश में सुपड़ा साफ हो गया। कहीं पर हम कमजोर हुए तो हमने उन 64,523 बूथों की फिजिकल भी समीक्षा की, डिजिटल भी समीक्षा की। हमारे अर्ध पन्ना प्रमुख भी तैयार थे, हमारे पन्ना प्रमुख भी तैयार थे, और उसके साथ साथ जो हमने बूथ समितियां गठित की थी ना, वो इसीलिए की थी। हम अपनी जीत से उत्साहित नहीं होते और हार से विचलित नहीं होते। हार की हम समीक्षा करते हैं, और समीक्षा की हमने, हम आगे बढ़े। हमने पर बूथ पर 370 वोट का वोट शेयर करने का, ज्यादा बढ़ाने का काम किया। आज का जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, अगर कमलनाथ जी को इमोशनल अपील करनी पड़ी तो दैट मीन्स वो लूज कर रहे हैं। कमलनाथ जी को अगर नोट तंत्र का सहारा लेना पड़ा, दैट मीन्स वो लूज कर रहे हैं। कमलनाथ जी को अगर वहां पे अपने छिंदवाड़ा में शराब तंत्र का सहारा लेना पड़ा तो वो सब लूज कर रहे हैं। इसलिए ये सब चीजें करने का हम तो अपने माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर जनता के बीच में थे। हम निश्चित रूप से माननीय मोहन यादव जी, हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी वहां पे रहे, माननीय कैलाश जी रहे, सभी नेताओं ने अपना अपना योगदान दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव पूरी दमदारी से लड़ती है। हमने वह चुनाव भी दमदारी से लड़ने का काम किया। यही हम चीज को बल देता है कि मध्य प्रदेश में हम फिर 29 की 29 इस बार हम वो परचम लहराने का काम कर रहे हैं, और आप देखेंगे 4 तारीख को हम आपके समक्ष मिठाई लेकर बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है, शुभकामनाएं आपको भी, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि दोनों अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन होगा तो एक ही, जीतने वाला तो एक ही होगा। शैलेंद्र जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। तमाम दावे आपने भी सुन लिए, तमाम बातें भी आपने सुन ली। कुछ ये भी विश्लेषण का सिरा कहता है कि जितना जोर लगाना था बीजेपी को उसमें कमी नहीं रह गई कोई, लेकिन फिर भी कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो अगर होती तो शायद छिंदवाड़ा के इस गढ़ में सेंध लगाने में बीजेपी इस बार बहुत खम ठोक कर कह सकती कि हम निकाल ले जाएंगे। आप कैसे देखते हैं? देखिए शरद जी, चुनाव परिणाम तो 4 तारीख को आना निश्चित रूप से। आज हमारा विश्लेषण हो रहा है, और शैलेंद्र जी और पंकज जी छिंदवाड़ा से आते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जाते हैं। मैं और दुर्गेश जी तो भोपाल में बैठ के उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, चुनाव हर चुनाव परिस्थिति के अनुसार होता है, हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। हम एक लाइन पे चुनाव नहीं कर सकते किस तरीके से। अगर ऐसा होता तो 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी और 2019 में बीजेपी को 28 सीटें मिली। अब ये 6 महीने में क्या हो गया ऐसा? तो ये हम कह रहे हैं, हर चुनाव की स्थितियां परिस्थितियां अलग होती हैं, और हर क्षेत्र में जाके बात अलग हो जाती है। पूरा प्रदेश अलग बात है, फिर हर लोकसभा की अलग कहानियां हो जाती, अलग परिस्थितियां हो जाती। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिस तरह की खंभ ठोकने का प्रयास किया, वो उनका काम था। निश्चित रूप से उन्होंने अपना एम बनाया कि हम 29 जीतेंगे, तो वो उस तरीके से लगे, उसमें कोई एतराज किसी को भी नहीं हो सकता। लेकिन जब चुनाव की बात आती, कमलनाथ जी का अपना व्यक्तित्व है, 45 साल उन्होंने छिंदवाड़ा को दिए हैं, और आज हम इसमें कहने में कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि छिंदवाड़ा में जो काम हुए हैं मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हुए हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि इन लोगों को तोड़ने की बात हुई, कांग्रेस कमजोर हुई, दूसरा उसका पहलू यह है कि जब इस तरीके का काम होता है तो पब्लिक किस तरीके से रिएक्ट करती है। इंदौर में अगर नाम किस तरीके से अगर बोस का वापस करवाया तो रिएक्शन क्या आया,
इसी तरह की छिंदवाड़ा में जब कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया, जनता ने रिएक्शन दिया है। हम उसको क्यों भूलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जनता ही जनार्दन है, वही निर्णय करती है। जब इस तरह की अब आप इल्जाम लगाया कि साहब कमलनाथ जी घर पुलिस गई, मिला क्या, हुआ क्या? वो तो कुछ नहीं हुआ, उसका रिएक्शन क्यों नहीं आएगा? मेरे साथी दुर्गेश जी ने कहा कि शराब का हम भी लगा सकते हैं इल्जाम, तो ये सरकार आपकी है, सब कुछ आपके हाथ में था, क्यों नहीं पकड़ी शराब में उस तरीके से? क्यों केस कमलनाथ जी को नहीं? दुर्गेश जी, मैंने बीच में नहीं बोला, मैं बीच में, अरे कोई बात बात सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला दुर्गेश भैया, मैं सुना आपकी बात, आप जो बोल सकते बोलिए, आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। नहीं आपका समय आए जब दीजिएगा, आपकी तरफ कोई बात नहीं, तो आप कहना अलग बात है, लेकिन आप जो चुनाव के पहले ये होता आपने करा क्या छिंदवाड़ा के लिए? बंटी साहू का व्यक्तित्व क्या है, सामने नकुलनाथ का व्यक्तित्व या कमलनाथ जी पीछे से पूरा चुनाव लड़ रहे थे, 5 साल का नकुलनाथ का अपना काम है। आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा के सदस्य थे उनका परफॉर्मेंस क्या रहा अपने अपने इलाके में, नकुलनाथ जी ने क्या किया, उसके पहले छिंदवाड़ा कहां से कहां पहुंचा है, ये सब जब मायने आता है तो कोई शक की बात नहीं होना चाहिए उस चीज को लेकर। निश्चित रूप से कांग्रेस वो वहां पर जीतेंगे। पंकज जी, शैलन जी बैठे हैं, जनता से वेल कनेक्टेड हैं, आप लोग कहें या ना कहें वो अलग विषय है, लेकिन इस चीजों का रिजल्ट आएगा। पंकज जी, इस चुनाव में छिंदवाड़ा के अखाड़े की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मुद्दा वहां क्या बनता नजर आया आपको, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि और उसके मुकाबिल कमलनाथ जी की छवि, नकुलनाथ जी की छवि, इन दोनों को आप कैसे विश्लेषित करते हैं, इसका एनालिसिस कैसे करते हैं छिंदवाड़ा के कॉन्टेक्स्ट में? जी सर, साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि चूंकि मैंने आपको बताया कि पहला फेज का इलेक्शन था, चुनाव डिक्लेयर होते ही, तो बहुत बड़े केंद्रीय लेवल पे या मोदी जी से कोई तुलना की बात या ये तो आ ही नहीं पाई छिंदवाड़ा के चुनाव में। जहां तक चर्चा हो रही थी कि छिंदवाड़ा से जो कांग्रेस के नेताओं ने पलायन किया है, तो इसके निश्चित रूप से डिप्लोमेटिक बात नहीं है, क्योंकि ये एंड चुनाव समय पर पलायन हुए थे लगभग कुछ ही दिन पहले। तो इसका कितना परिणाम भुगतना पड़ेगा कमलनाथ जी को या बीजेपी फायदा उठा पाएगी, ये अभी भविष्य के गर्त में है, 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन हकीकत बात यह है कि छिंदवाड़ा में ट्राइबल वोट जो है वो 37% है, और पिछले बार के जो 2019 का इलेक्शन हुआ था उसमें अभी 2.27% का ही केवल वोटर टर्नआउट कम हुआ है, 79.83 हुआ है, जो पिछले बार 82.10 से कम है 2.27। और पिछले बार की जो विक्ट्री थी नकुलनाथ जी की वो 37,000 वोट से थी। तो ये कह पाना कि चुनाव ऐसा कुछ भी विश्लेषण का सिरा है आपके पास कि ये जो आपने 37% ट्राइबल वोट्स बताए हैं, कांग्रेस के कितने वोटों में, ट्राइबल वोट्स में सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब रही है? क्या ऐसा कोई वर्गीकरण आपके पास है, क्लासिफिकेशन की इतने परसेंट कांग्रेस को गए ट्राइबल वोट्स, इतने परसेंट बीजेपी को गए? और इसी का सप्लीमेंट्री है, क्या नकुलनाथ पिछली बार ट्राइबल वोट से ही जीते थे? मैं आपको ये बता सकता हूं कि रूरल वोट और ग्रामीण वोट जो होते हैं, जिसमें ट्राइबल वोट भी शामिल होता है, छिंदवाड़ा की हार जीत लगभग वही तय होती है, या फर्स्ट टाइम वोटर्स का कितना इंक्लिनेशन आया है, मोदी जी की तरफ गया है या कमलनाथ जी की तरफ गया है। दूसरी चीज ये है सर कि परसेप्शन को पकड़ पाना या वोटर टर्नआउट के बेस पे केवल निकाल पाना, क्योंकि आजकल वोटर इतना स्मार्ट हो गया है कि उसको भी पता है कि उसने जो वोट डाला है वो सही नहीं बताता। इसलिए आपने एग्जिट पोल के कई नमूने देखे होंगे जो कई बार विफल हो जाते हैं, क्योंकि वोटर चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, वो साफ साफ बोलता ही नहीं है कि उसने वोट कहाँ दिया है। तो इसलिए बहुत क्लियर कट निकाल पाना कोई अनुमान कि जीत किसकी होने जा रही है या कौन जीत सकता है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने शिद्दत से चुनाव भारी है, इस पर कुछ बोल सकते हैं आप, या ये कहेंगे दोनों का भारी है? नहीं सर, इसलिए जाती है कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी को, मैं कांग्रेस पार्टी तो नहीं कहूंगा, कमलनाथ जी नकुलनाथ जी को, क्योंकि स्ट्राइक रेट कांग्रेस का शुरू से 1951-52 से लेकर आज तक 2024 तक अगर आप देखेंगे, आपने तर्क दिया है, क्योंकि स्ट्राइक रेट केवल कांग्रेस का 1997 का जो इलेक्शन था वो एक बाई इलेक्शन कमलनाथ जी हारे थे। वेरी ट्रू सर, और उसके अलावा वेरी ट्रू, बिल्कुल आपने ठीक है। वक्त कम है, माफी चाहूंगा, इसलिए ज्यादा एलोबरेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे किसी ग्राउंड पर हम कहते हैं कि 10 मैचों में 8 में भारत को सफलता मिली है, तो आप कहते हैं एक एज है, इंडिया का एज है साहब, इंडियन क्रिकेट टीम का। तो छिंदवाड़ा वही बैटल ग्राउंड है जहां 97 बाई इलेक्शन को छोड़ दें आप, तो बीते 4 दशकों से ज़्यादा चुनाव में सफलता नहीं मिली है बीजेपी को। शैलेंद्र जी, वक्त कम है, छोटा सा एक आपका सप्लीमेंट्री इस पर क्या क्या कहेंगे आप? ट्राइबल वोट की बात कर रहे थे अभी आप, तो ये अगर हम 2019 में देखें तो
जुन्नारदेव, अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा से लीड मिली थी नकुलनाथ को, बाकी पे बीजेपी आ गई थी। तो ये पूरा ट्राइबल बेल्ट है और 20-20 हज़ार की बड़ा अंतर था ये। तो ट्राइबल वोट निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस बार बीजेपी ने ज़बरदस्त डैमेज उसको किया है। कमलेश शाह हो, अमरवाड़ा विधायक, स्टैंडिंग विधायक हैं, तो ये काफ़ी एक अंतर पैदा करेगा जुन्नारदेव विधानसभा में भी और छिंदवाड़ा में दीपक सक्सेना जिस तरह से आए, तो ये तीनों विधानसभा में काफ़ी असर पड़ेगा। और पिछली बार तो बीजेपी बाकी 4 विधानसभाओं में आ गई थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ये व्यक्तियों से ज़्यादा मतदाता की मनोदशा का भी चुनाव है सर, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक मनोदशा वो है जो कमलनाथ के इमोशनल कार्ड की तरफ जाती है, दूसरी मनोदशा वो है जो मोदी जी के साथ जाना चाहती है, जो सोचती है कि कमलनाथ का वक्त अब खत्म हो चुका है। तो इसलिए हम बिल्कुल, सहभागी डिवीजन है, यही डिवीजन हमने पिछले इलेक्शन में देखा था। लेकिन फिर मैं स्ट्राइक रेट कहूंगा कि उसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि जो टीम जीतती आ रही है, मैं इसको क्रिकेट की तरह ले चलूं दुर्गेश जी, तो आप एक ऐसे स्टेडियम में आपने ये मैच खेला है जिसका नतीजा किसी कारण से 4 जून को आ रहा है। ये मानिए क्रिकेट का मैच था, 4 जून से फिर T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, कि जहां अब तक सिर्फ एक बार छोड़कर बीते करीब 40 सालों से ज़्यादा के इतिहास में आप तो इस बार इतिहास बनाएंगे या फिर पुरानी कहानी दोहराएंगे, ये तो मैं नहीं कहूँगा। शुभकामनाएं आपको भी हैं, बीजेपी को भी हैं। जी, बहुत संक्षेप में सर, वक्त कम है मेरे पास। जी देखिए शरद जी, निश्चित रूप से इतिहास बनाएंगे और मध्य प्रदेश में इस बार 29 की 29 सीटें, क्योंकि हमने जो हम वो विद्यार्थी हैं जो 24/7 365 दिन 5 साल पढ़ता है और हम सतत जनता के बीच में रहते हैं और जनता आशीर्वाद देती है और हम पूरी तैयारी से इस बार हम छिंदवाड़ा में, और निश्चित रूप से आप देखेंगे जब हम 4 तारीख को आपके साथ जब बैठेंगे शरद जी, तो निश्चित रूप से यह मुस्कुराहट कायम रहेगी और हम उस समय आपकी बधाई भी लेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये दोहराया है आपने, मैं याद रखूंगा 4 जून को इसको, उसका जिक्र भी करूंगा अगर सब कुछ जैसा आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं वैसा होगा। शैलेंद्र जी का क्या दावा है, ये और सुन लेते हैं। जी शैलेंद्र जी। अभी जो शैलेंद्र जी ने या पंकज जी ने कहा, एक बात ये भी याद रखनी होगी, पिछली बार नत्तन शाह चुनाव लड़ रहे थे जो कि ट्राइबल लीडर थे, आज बंटी साहू लड़ रहे हैं। ट्राइबल वोट्स का ध्रुवीकरण पिछली बार कुछ और तरफ गया था, इस महत्वपूर्ण बात को हम ना भूलें। देखिए, चुनाव में सब चीजों को आपको जोड़ घटाना करके चलना पड़ेगा। आज स्थितियां दूसरी हैं। रही दूसरा, जहां पर चुनाव वहां पे स्थानीय लेवल पे हुआ, कमलनाथ जी ने पूरा अपने स्तर पे हुआ, तो चुनाव नकुलनाथ वर्सेस बंटी साहू हुआ है, ना कि वहां मोदी जी की बात पंकज जी कहे तो उस तरीके से नहीं हो पाई। फिर उसका एज भी वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलेगा उस चीज को लेकर, और ये इन सब चीजों का मिलाएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस छिंदवाड़ा में अपना परचम लहराएगा। बाकी बातें मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जब 28 की बाकी करेंगे, जब उस दिन करेंगे, आज छिंदवाड़ा की बात भी दोहराऊंगा। 4 जून को आप भी रहेंगे, दुर्गेश जी भी रहेंगे। बहुत आप चारों मेहमानों का बहुत हृदय से धन्यवाद। एक बड़ा आपने कॉम्पैक्ट हमको एक 360 एंगल दिया छिंदवाड़ा को लेकर। पंकज जी का उसमें बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा कि उन्होंने हमें एक ये समझाया कि आखिर वहाँ एज क्यों है, ट्राइबल वोट। और शैलेंद्र जी ने कंक्लूड करते हुए एक पॉइंट दिया कि पिछली बार ट्राइबल कैंडिडेट था लेकिन इस बार वो नहीं है। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण बात है। एक तरफ अगर हम बात करें तो वो बीजेपी है जो AI इंटेलिजेंस, जिसको आप कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह जो काम करती है, जिसका कार्यकर्ता बिल्कुल, जिसका कोई भी नाम रख लीजिए, वो किसी कंप्यूटर की खनक के साथ कहता है 325 मजबूत है, 346 पर अधिक काम करने की ज़रूरत है। बीजेपी इस तरह काम करती है, लेकिन कांग्रेस अपनी फीलिंग्स के साथ काम करती है, अपनी लय के साथ काम करती है, क्योंकि वो मूवमेंट की पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है। तो टक्कर है दिलचस्प। अब देखते हैं नतीजे क्या होते हैं। तो दम थाम कर इंतजार कीजिए 4 जून का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, गाय सियासी माता, राजनीति से गहरा नाता। सहयोगी साक्षी के साथ नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत।